हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे सिलेक्शन बैच की जो क्लासेज हो रही है बहुत ही शानदार हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने सिलेक्शन बैच का आगाज किया था एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन बैच की क्लासेस से दिखाने वाले हैं। तो बिना देरी के आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैं आपको बताया गांव आया हूं तो मैं स्टूडियो से लाइव क्लास नए लेकर आपके बीच आज सीधा मुलाकात हो रही है हमारी। तो थोड़ा सा हमारे डिजिटल बोर्ड पे आज अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण आपको पता है मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से ये क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि एक भी सिलेक्शन बैच की क्लास आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये आर्मी अग्निवीर 2022 का जो सिलेक्शन बैच हमने शुरू किया था उसमें बात कर लेते हैं जीएस यानी जनरल साइंस की क्लास नंबर 4 होने वाली है, बहुत ही शानदार होगी। और इस क्लास में 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 25 गुणा 4 हमेशा की तरह हमारे यहां से 100 प्लस क्वेश्चन तैयार होने वाले। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ये सेशन सभी विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो पाए। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, जो विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशना ऐप, जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ जो भी सिलेक्शन बैच की क्लासेज होती है फ्री क्लासेज के अंदर बिल्कुल फ्री आपको मिल जाती है। तो एडुकेशना ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जरूर डाउनलोड कीजिएगा या प्ले स्टोर पे सर्च करके भी आ सकते हैं। तो ऐसा हमारा एडुकेशना ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के नाम से यह ऐप आपको मिलेगा। आपको इंस्टॉल करके ओपन करके अपना रजिस्टर करके फिर आपको वहां से पीडीएफ डेली डाउनलोड कर लेनी है। और आपको पता है इस पर डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है, साथ ही क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है अपडेट होता है वो दे दिया जाता है। फ्री टेस्ट भी आपको पता है 55 से ज्यादा आर्मी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वहां आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं कर रखा है जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और ये हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर है, इन पे भी आपको किसी भी तरह के यदि आप स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहे, आर्मी का बेसिक से पूरा कोर्स करना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब दे पाएंगे। मानव शरीर की क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? छोटी हड्डी आपको बताना है तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो स्टेपीज की बात कर लेते हैं, जो कि कान की हड्डी है, ये कहां पाई जाती है? पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, तो ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है। और ये बात कर लेते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। और यदि फीमर की हड्डी की बात करें तो ये आपको पता होगा बड़ी हड्डी है। बड़ी हड्डी की बात करें तो आप याद रखिएगा, फीमर की हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी है जो कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? यानी जल में घुलनशील आपको बताना है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जल का नाम जब भी आए तो हम कहते हैं भाई गई भैंस पानी में, यानी भैंस आपको पता है पानी के अंदर ज्यादातर आपको पता है जोड़ वगैरह में नहाती है। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? बी सी, भैंस से याद रखिएगा बी और सी। कौन? बी और सी की बात कर लेते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है, जल में घुलनशील है। बी और सी की बात करें, विटामिन बी और सी की बात करें तो ये जल में घुलनशील है। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो एक की तरफ जा रहे बी, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और यदि बात करें वसा की, जल्दी से नोट कर लो, वसा की बात करें तो मैंने आपको कई बार बता रखा है KEDA, कैसे याद रखोगे? कीड़ा, KEDA। वसा की बात करें तो कीड़ा आपको याद रख लेना है। तो कीड़ा की बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है वसा में घुलनशील है। जो वसा में घुलेंगे वो जल में नहीं घुलेंगे, और जो जल में घुलेंगे वो वसा में नहीं घुलेंगे। इस तरह से आपको याद रख लेना है। यदि वसा में पूछे तो KEDA करना है, क्या करना है? कीड़ा करना है। आप याद कैसे रखोगे? KEDA, ऐसे ही आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, विटामिन के की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से सर्वाधिक आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। और लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। लोहे का प्रतीक क्या होता है? आपको याद रख लेना है, Fe होता है। आपको पूछा जा रहा है
आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो ये आपको पता होगा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में भी बात करें सर्वाधिक, तो वो पाई जाती है पालक में। किस में पाई जाती है? बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा पाई जाती है, और हरी सब्जियों में भी बात करें सर्वाधिक तो पालक में पाई जाती है। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। दाल में आपको पता है प्रोटीन पाया जाता है, दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर की बात करें तो याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थियों को क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी को अगले क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करना है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे काला शीशा कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? और एक जल्दी से बता दो, काला सोना किसे कहा जाता है? एक पूछा जाता है काला सोना। काला सोना भी एग्जाम में पूछा जाता है, और काला शीशा भी एग्जाम में पूछा जाता है। सोना की बात करें तो याद रखिएगा, सोना किसको कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयला। कोयला और किसको कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। कोयला और पेट्रोल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोल की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और काला शीशा की बात करें, काला शीशा की बात करें तो ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। किसको कहा जाता है? हीरा, यानी सॉरी ग्रेफाइट। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा, क्योंकि आपको पता है ये लगभग काले रंग का होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? पेंसिल निर्माण में किया जाता है। और हीरा की बात करें तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा होता है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला और पेट्रोल को कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र बताना है। सीधा जल की बात करें, सीधा जल लिखे तो आपको पता होगा H2O होता है। क्या होता है भाई? H2O होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। सीधे जल की बात करें तो H2O होता है। और भारी जल की बात करें तो ड्यूटेराइड की बात करें, यानी ड्यूटेरियम, जिसमें पाया जाता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। भारी समस्थानिक हाइड्रोजन का कौन सा होता है? ड्यूटेरियम होता है। इसका मतलब आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो D2O किसका? बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे? बी की तरफ जा रहे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। NH3 की बात कर लेते हैं तो किसका सूत्र है? याद रखिएगा, अमोनिया का सूत्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोहे यानी आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आयरन का यानी लोहे का आपको प्रतीक चिन्ह बताना है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे एफ ही, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। ये आपको पता है। AR की बात करें तो आर्गन का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? आर्गन। और आर्गन का उपयोग आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आर्गन का उपयोग किस में किया जाता है? बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। और आर्गन एक अक्रिय गैस है, यानी हम निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, अक्रिय कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं, या नोबेल गैस कह सकते हैं। एक ही नाम है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और यदि Na की बात करें तो यह आपको पता होगा सोडियम का प्रतीक होता है। कई बार पूछा गया कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का प्रतीक सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कौन सा होता है? Na होता है। और Al की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है। और बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सभी विद्यार्थी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैलियों में आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और आपको पता होगा वायुयान टायरों में, वायुयान के टायरों में, याद रखिएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती है? याद रखिएगा, वायुयान के टायरों में। तो कई बार पूछा गया कि वायुयान के टायरों में वर्तमान में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
पहले हीलियम भरी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और क्लोरीन, क्लोरीन याद रखिएगा, क्लोरीन का मुख्य उपयोग कई बार पूछा गया है। तो क्लोरीन का मुख्य उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। आपको पता होगा क्लोरीकरण के माध्यम से जल का शुद्धिकरण किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में 21% कितनी? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस यंत्र के द्वारा दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता आपको पता होगा लेक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? लेक्टोमीटर। और आपको पता होगा दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पूछा गया है। बैरोमीटर आपको पता है, बैरोमीटर की बात करें तो दाब नापने के लिए काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? दाब नापने के लिए। और इसमें पारा भरा होता है। थर्मामीटर आपको पता होगा ताप नापने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें भी आपको पता है पारा भरा होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, तो सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर लो, नोट कर लो इन सबको। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मैं आपको हमेशा बताता हूं, ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। टेलीफोन यानी घंटी बजना। टेलीफोन में क्या बजती है? घंटी बजती है, यानी बेल बजती है। तो बेल बजती है, इसका मतलब ग्राम बेल ने किया था। किसने किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। जुकेरबर्ग की बात कर लेते हैं तो फेसबुक का निर्माता कौन है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया कि फेसबुक का निर्माता कौन है। फेसबुक का निर्माता कौन है? तो जुकेरबर्ग है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के निर्माता कौन है? तो वो है जुकेरबर्ग। कौन है भाई? जुकेरबर्ग है। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बल एक सदिश राशि होती है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं सर विद्युत में तो दिशा होती है। देखो दिशा का मतलब ये नहीं होता है। दिशा का मतलब यदि हम दिशा को परिवर्तन करें, जैसे मान लो बल है तो बल जिस दिशा में लगाएंगे, विस्थापन यदि उसी दिशा में होता है तो बल यानी किया गया कार्य सकारात्मक होगा। इस तरह से हम पढ़ते तो आपको पता है जिसमें दिशा और हम बात कर लेते हैं परिमाण दोनों का महत्व होता है, वो सदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ विद्युत धारा याद रखिएगा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक कई बार पूछा गया, नोट कर लो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कई बार पूछा गया, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? यानी मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मतलब होता है इसका हिंदी में कहे तो मायोपिया में आपको पता है निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट साफ दिखाई देगा। जब भी ये दोष की बात करें तो जो शब्द लिखा है वो आपको पता है साफ दिखाई देगा। निकट साफ दिखाई देता है, दूर साफ नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब दूर देखने के लिए कौन सा दर्पण होगा, सॉरी कौन सा लेंस होगा? तो आपको पता होगा अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और यदि मैं बात करूं दूरदृष्टि दोष की, याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष की बात करें तो कौन सा होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तल। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। और बेलनाकार की बात करें तो जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष की बात करें तो बेलनाकार लेंस उपयोग में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है?
जब क्या होता है व्यक्ति बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी कमजोर होने लगती है, उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने, विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज तार होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो टिन और लेड का होता है। किसका होता है भाई? टिन और लेड का होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब देखो इसकी विशेषता क्या होती है। विद्युत फ्यूज तार जिसका बना होता है उसका क्या होना चाहिए? यदि मैं बात करूं तो गलना कम होना चाहिए। गलना कम होना चाहिए यानी जैसे ही विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो गर्म होगा तार, तो पिघल जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना इसका क्या होना चाहिए? गलना कम होना चाहिए। गलना कम जिसका होता है तो आपको पता है टिन और लेड की मिश्र धातु का इसका उपयोग किया जाता है। पीतल में कौन कौन होता है? पीतल में तांबा और जस्ता होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? कई बार पूछा गया। तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या होती है? पीतल होती है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है भाई? IR होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। यदि मैं बात करूं तो ए बराबर एल गुणा बी, ए बराबर एल गुणा बी का मतलब ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। किसका होता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये वाला आपको पता है एल बी वाला कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जिसे काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसे काला शीशा कहा जाता है। काला सोना आपको पता है पेट्रोल और कोयले को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। हीरे का हम बात कर लेते हैं, चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यह भी कई बार पूछा गया। और हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। यह भी नोट कर सकते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर कितने पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर लेते हैं तो ये जल का क्या होता है? क्वथनांक होता है, यानी गैस में बदलना, वाष्प में बदलना। ये किस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है जल उबलने लगता है और वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब बात कर लेते हैं गलनांक कितना होता है जल का? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता होगा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कौन से मान पर पैमाना बराबर होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कितने मान पर दोनों मान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? तापमान बराबर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल आपको पता है ध्वनि माध्यम में गमन कर सकती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। यह आपको पता होगा, बहुत ज्यादा बार पूछा गया, क्योंकि ध्वनि ये क्या है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? याद रखिएगा यांत्रिक तरंग है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यह ध्वनि क्या होती है कि यांत्रिक तरंग होती है। या वैसे कहे यदि हम बात करें कंपन के आधार पर बात करें तो ध्वनि कौन सी होती है? जल्दी से बता दीजिएगा। ध्वनि की बात कर लेते तो अनुदैर्घ्य होती है या अनुप्रस्थ होती है? तो ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य। यह भी नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। ध्वनि हम बात कर लेते हैं अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य याद रखिएगा, कई बार पूछा गया किसने कि ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है।
अब बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंग होते हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये निर्वात में गमन नहीं करेगी, निर्वात में इनका वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो निर्वात में सबसे कम वेग होगा ध्वनि का, क्योंकि निर्वात में गमन ही नहीं कर सकती। और आपको पता होगा वायु में बात करें ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की वेग की बात करें तो याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यह भी 0 डिग्री तापमान पर होता है। कितने पे होता है, 0 डिग्री तापमान होता है, सामान्य तापमान पर नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा, कमरे के तापमान पर नहीं होता है। यह 332 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और ध्वनि का सर्वाधिक वेग की बात करें वैसे इस्पात में होता है, और वैसे धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम में होता है। क्योंकि धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम करना है, और यदि मिश्र धातु, क्योंकि इस्पात एक मिश्र धातु है, तो इसका मतलब ध्वनि का सर्वाधिक वेग की बात करें तब आपको इस्पात करना है, और वैसे बात करें तो एल्यूमिनियम में होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं दोस्तों, हरित लवक कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा हरित लवक के बारे में बात करें तो हरित लवक किस में पाया जाता है, तो ये आपको पता है पादपों में जो पत्तियां होती है उनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आपको पता होगा मछली की बात करें श्वास किससे लेती है, गलफड़े से लेती है। श्वास की बात करें तो गलफड़े से लेती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मछली श्वास किससे लेती है, तो ये लेती है गलफड़े से, जिसे हम कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार पूछा गया कि मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो गलफड़े होता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होगा 1 HP में कितने हम बात कर लेते हैं, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम बात करें 1 HP में, 1 HP की बात करें तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई पत्ती में मात्रक की बात करें, एसआई पत्ती में मात्रक की बात करें तो कूलोम होता है। कौन सा होता है भाई, कूलोम होता है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सीधा मात्रक का है तो आपको पता होगा। फेरेड की बात कर लेते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। और यदि फेराडे की बात करें तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक है। और एक फेराडे में कितने कूलोम होते हैं, 96,500 कूलोम होते हैं। 96,500 कूलोम होते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। एक फेराडे में 96,500 कूलोम होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सभी विद्यार्थी स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। कैंडेला की बात कर लेते हैं, कई बार पूछा गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, रक्त के थक्का जमाने में विटामिन की बात करें तो विटामिन के होता है। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं और कौन कौन से होते हैं। यदि मैं बात करूं यहां से कई बार बनते हैं। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रोनोजन है। कौन सा है, फाइब्रोनोजन है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। फाइब्रोनोजन की बात करें तो प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन होता है। कैल्शियम आयन भी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन के करता है रक्त का थक्का जमाने का काम। और फाइब्रोनोजन बात कर लेते हैं, प्रोटीन काम करता है रक्त का थक्का बनाने का। तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये आपको पता होगा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। प्रतीक टंगस्टन का क्या होता है, जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी टंगस्टन का प्रतीक बता दो। इसका प्रतीक क्या होता है, जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को होमवर्क दे देता हूं, सभी को कमेंट करके बताना है। और हीटर का तंतु किसका बना होता है, हीटर का तंतु किसका बना होता है, नोट कर लो भाई।
हीटर के तंतु की बात करें तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, ये सभी विद्यार्थियों को आज कमेंट करके बताना है। देखते हुए कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्लू। क्या होता है भाई? डब्लू होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार आपको पता होगा एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। और यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन P+ लिख देता हूं क्योंकि इसमें पॉजिटिव आवेश होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। इनका आविष्कार किसने किया था? हम बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड ने किया था। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी और गति के नियम भी न्यूटन ने दिए थे। गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्टेज विभवांतर का मात्रक होता है ओम की बात कर लेते हैं, जल्दी से बता दो। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कई बार पूछा गया। वेबर की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो वेबर होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन सही विद्यार्थी जवाब दे पाएंगे। तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मेंढक में 3 पाए जाते हैं, मछली में 2 पाए जाते हैं। मेंढक में 3 पाए जाते हैं और मछली में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और कॉकरोच में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोष्ठ की बात करें तो कॉकरोच में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। और आपको पता होगा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आपको पता होगा हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होते हैं, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आपको पता होगा अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। ध्वनि कम वायु में, यानी हम बात कर लेते क्या दे रखा है? ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? ये से क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है। तो ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में लगभग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितने पे होता है? तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार पूछा जा चुका है कि 332 मीटर प्रति सेकंड कितने तापमान पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और सर्वाधिक वेग ध्वनि का किस में होता है? ठोस द्रव गैस में बात करें तो ठोस में सर्वाधिक होता है। और ठोस में भी सर्वाधिक किस में होता है? इस्पात में होता है। न्यूनतम निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? ध्वनि का वेग 0 होता है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई है, क्योंकि आज मैं घर पे होने के बावजूद भी आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होने दी है। तो आपको भी रेगुलर जोश और जज्बे के साथ अपने आप को मोटिवेट करते हुए रेगुलर क्लासेज लेते रहना है। जो भी विद्यार्थी अग्निवीर सिलेक्शन बैच की क्लासेज ले रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा एग्जाम में मिलने वाला है। हमने आपको कहा था 45+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से हम मिलाने वाले हैं। तो आप रेगुलर क्लासेज लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेज का फायदा लीजिएगा। और आपको पता है इस क्लास की PDF आपको एडुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी एडुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और हमारे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों हमने हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिए। ये मेरे नंबर है और ये हमारी टीम के ऊपर वाले नंबर हमारी टीम के नंबर है। तो इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी हो कॉल भी कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आई। इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। कल मिलेंगे बहुत ही शानदार सेशन के साथ।
फिर रात 8:30 बजे हमारी कल मुलाकात होगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जोश और जज्बे के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।